कोई भी कोर्ट आपसे तुरंत पैसा नहीं मांग सकता है और आपके ऑनलाइन पैसा नहीं मांग सकता है कि आके अगर कोई लेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर से समझना चाहिए कि ज़रूर हमको ठगा जा रहा है, और अगर वो कितना भी आपको धमकी दे, कुछ भी करे, आप इमीडिएट पैसा नहीं ट्रांसफ़र करिए। ईडी का या सीबीआई का हर एक का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर से आप पता कर सकते हैं कि ऐसा कोई है कि नहीं है, ऐसा कोई केस है या नहीं है। हमारे हाईकोर्ट के सुनते हैं, एक सीनियर एडवोकेट है रमाकांत शर्मा, उनको अपने बेटा या दामाद के लिए कहा कि ऐसे ऐसे हो गया, ये उन्होंने भी 60-65 लाख रुपया ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया था। इसलिए ये घटनाएं हो जाती हैं, लोग इमीडिएट पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत तहकीकात करेगा, उसके जड़ तक जाएगा, और एक दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से, उनके कोऑर्डिनेशन से एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेगा कि इस तरह की क्राइम नहीं हो, और हो तो वो तुरंत पकड़ा जाए। देखिए, साइबर ठगी का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है, और ये साइबर ठगी जो है वो कई प्रकार से हो रही है। कई लोग जो हैं वो डिजिटल अरेस्ट को लेकर बातें कहते हैं और उसके बाद ऑनलाइन माध्यम से लोगों से जो है वो पैसे भी ऐंठते हैं। इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ली तो इसके बाद जो है वो कई तरीके की बातें निकलकर सामने आई। आखिरकार इतना साइबर ठगी कैसे बढ़ रहा है और इसको रोकने के लिए क्या कुछ उपाय है, इसके साथ ही साइबर ठगी करते हुए अगर जो व्यक्ति पकड़ा जाता है उसको क्या कुछ कानूनी कार्रवाई उस पर होती है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए विनोदानंद मिश्रा हैं, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये डिजिटल अरेस्ट है क्या और इसको लेकर इतनी साइबर ठगी जो है वो बढ़ते कैसे जा रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको अमृता जी, आपके सभी दर्शकों को भी दीपावली की शुभकामनाएं। ये साइबर ठगी का मामला लगातार बढ़ रहा है और डिजिटल अरेस्ट की बातें जो आ रही है वो क्या है ये डिजिटल? देखिए, ये क्या है कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये फ्रॉडस्टर्स हैं, ये कई तरह के ट्रिक्स अपनाते हैं, कभी डराकर, धमकाकर, कभी प्रलोभन देकर। तो उसमें एक डिजिटल अरेस्ट है। ये करते क्या है कि किसी एक कोर्ट का कोई ऑर्डर, फोर्ज्ड ऑर्डर, जालसाजी से बना हुआ, वो उनको व्हाट्सएप पर, इस सब पर भेज के पहले उनसे फ़ोन से कांटेक्ट करते हैं, आइदर फ़ोन और वीडियो कॉल। फिर कहते हैं देखिए आपके खिलाफ़ ये अरेस्ट का वारंट हो गया है। फिर उनको तरह तरह के कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है, आप नहीं कर सकते हैं, पैसा दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा। उनका प्रॉपर्टी लेने का या पैसा लेने का, इस तरह से अरेस्ट करने का, ये जो कई तरह से डर दिखाते हैं, वो उससे अभी हाल में इसी फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामला का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। हरियाणा की एक वृद्ध महिला 73 वर्ष की हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज किया, और वो पहले तो अम्बाला कोर्ट में उन्होंने केस दर्ज किया था, फिर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को भी अपना जो शिकायत है उसकी कॉपी दी थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। उसमें इनके केस में इनसे 1.5 करोड़ रुपया लिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फोर्स्ड ऑर्डर भी, सुप्रीम कोर्ट के जज के दस्तखत का आदेश भी उन लोगों को दिया गया, और बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश का, कई उच्च न्यायालयों के आदेश का, ईडी के सीनियर डायरेक्टरेट्स का ऑर्डर, सीबीआई का ऑर्डर्स, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ये कोई सामान्य एक फ्रॉड या कोई नियमित कोई साइबर क्राइम नहीं है। ये यदि न्यायालय के जजों के आदेश का अगर फोर्ज्ड कॉपी करके आप दे रहे हैं तो ये पूरे न्यायालय पर जो लोगों का विश्वास है उसको हिलाएगा, और ये कानून का जो शासन है उसके खिलाफ है। और ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, इस तरह की कई घटनाएं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय समय पर सामने आती रही हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये पूरे देश की समस्या है और इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने भारत सरकार को और सीबीआई को, ईडी को, सबको उन्होंने बुलाया है, अगला तारीख है। इस पर्टिकुलर केस में जिसमें उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है, उनको एक ईडी के डायरेक्टरेट के सीनियर ऑफिसर्स का दस्तखत किया हुआ, जो कि कहीं कुछ नहीं है, उनको कॉपी दिया गया था कि इसमें आपको गिरफ्तार किया जाएगा। सीबीआई के ऑर्डर्स दिए गए थे, और इस तरह से कि इससे बचाव हो जाएगा, इससे बचाव हो जाएगा करके उन्होंने लिया। लगभग 1.5 करोड़ रुपए का उनका ले लिया है बैंक के ट्रांसफ़र के माध्यम से। कोर्ट ने अम्बाला कोर्ट में जहाँ एफआईआर दर्ज है, वहाँ के एसपी को भी बुलाया है कि आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने ये कहा कि आमतौर पर ये ऐसा नहीं है कि हम पुलिस को कह दें कि इसको जल्दी से जांच कीजिए या कीजिए। इसका एक
कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स सेंट्रल और स्टेट दोनों की तरफ से होना चाहिए ताकि इस क्राइम को रोका जा सके। अच्छा सर, डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें होती भी है क्या? डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रावधान नहीं है, ये प्योर फ्रॉड है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, एल्डरली पीपुल हैं, उनको डरा दिया कि आप घर से बाहर जाइएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगी, डिजिटली अरेस्टेड हैं। लेकिन ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, कहीं भी नहीं। अच्छा, डिजिटल अरेस्ट की बातें कह के जैसे लोगों को ठगा जा रहा है, अगर ऐसे अपराधी पकड़े जाते हैं तो कानूनी क्या उन पे कई धाराएं हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो भारतीय ये जो अभी जो BNSS आया है उसमें कई धाराएं हैं। जैसे आप गलत फोर्ज डॉक्यूमेंट को सही दिखा के जो आप उसका लाभ लेते हैं उसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। मनी एक्सटॉर्शन के करते हैं आप, वो धारा है। जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं वो धाराएं हैं। कई ऐसी धाराएं हैं जिसके अंदर उन पर मुकदमा मतलब उनको सज़ा दिया जा सकता है साबित होने पर, और साबित होने में भी बहुत कठिन नहीं है क्योंकि वो तो ऑनलाइन है, ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन है। यही है कि पुलिस को त्वरित कार्रवाई करना, उसका गैंगस्टर्स का पता लगाना, इसको रूट से उन्मूलन इसका हो, ये इस तरह के क्राइम हो ही नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट प्रयास करना चाह रहा है। आमतौर पे सर ये ऐसे केसेस जो हैं वो आते रहते हैं, लेकिन शिकायत चंद लोग करते हैं जिसकी वजह से ये सामने आता है। तो उन लोगों को सर क्या कहिएगा जो लोग ऐसी चीज़ों को मतलब खुद सहते हैं, साइबर ठगी के शिकार होते हैं लेकिन इसकी शिकायत नहीं करते हैं? सबसे ज़रूरी ये है कि इन बातों को समझना कि कोई भी कोर्ट आपसे तुरंत पैसा नहीं मांग सकता है और आपके ऑनलाइन पैसा नहीं मांग सकता है कि आके अगर कोई लेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर से समझना चाहिए कि ज़रूर हमको ठगा जा रहा है, और अगर वो कितना भी आपको धमकी दे, कुछ भी करे, आप इमीडिएट पैसा नहीं ट्रांसफ़र करिए। ED का या CBI का हर एक का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर से आप पता कर सकते हैं कि ऐसा कोई है कि नहीं है, ऐसा कोई केस है या नहीं है, और अपना कोई पर्टिकुलर्स कभी डिस्क्लोज़ नहीं करिए। और अगर ऐसा कुछ होता ही है तो जो साइबर क्राइम का 1930 पोर्टल उसका नंबर है, उस पर कम से कम इमीडिएटली रिपोर्ट कर दीजिए ताकि वो तुरंत उसका कार्रवाई कर सके। अपने बैंक को खबर कर सकते हैं कि भाई हम तो ये इस ट्रांजैक्शंस को हमको बताइए या इस ट्रांजैक्शंस को रोकिए। इमीडिएट खबर करने पर बैंक भी कार्रवाई कर सकती है। अच्छा सर, मान लीजिए कि अगर किसी साइबर ठगी का जो है वो फ़ोन हमारे पास आता है जिसमें हमसे कहा जाता है कि आप साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं और तमाम तरीके की बातें कही जाती है, तो सबसे पहले प्राथमिकी जो है वो कहाँ लोगों को दर्ज करनी चाहिए? आप प्राथमिकी अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कर सकते हैं, और साइबर पुलिस स्टेशन अलग है। अगर आप अपने पुलिस स्टेशन में दर्ज करिएगा तो वो साइबर को ही भेजिएगा। या तो आप साइबर पुलिस स्टेशन में जाके करिए या फिर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में करिए। वो FIR जो है साइबर पुलिस स्टेशन को रेफ़र कर देंगे। 0 FIR है, होता है आजकल, हो गया सिस्टम कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, वो वहाँ से उनको भेज देंगे। लेकिन विदाउट समय गमाए बगैर करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं कि कम ही पैसा का ठगी हुआ तो छोड़ो अब इसके पीछे क्या करें। रिपोर्टेड होगा तभी उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और उसका पता चलेगा। ये सर, एक चीज़ और इसमें दर्शकों को बताना चाहेंगे हम सर कि साइबर ठगी के फ़ोन लोगों के पास आते हैं, काफ़ी कम लोग जो हैं वो समझ पाते हैं। क्या लगता है ये मामले ऐसे बढ़ क्यों रहे हैं लगातार? पहले 1-2 देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां लोगों के करोड़ों की राशि जो है वो ठग ले जाती है। वो गलती लोगों से हो जाती है, वो जिस तरह से फ़ोन करता है। अब मुझे ही एक बार एक फ़ोन आया था, मैंने ओला कैब का बुक किया था। वो का मैं दक्षिण भारत साउथ इंडिया से बोला हूँ, बड़ा अच्छा अंग्रेजी बोलता था, और हमको अपना इसको KYC अपडेट करिए और डिटेल सब मांगने लगा। मैं एक आध कॉलम उसका भर भी दिया, फिर हमको लगा कि अरे ये तो ऐसा क्यों ओला करे, ऐसे आए हैं और लोग करने लगता है इमीडिएटली इस तरह से। एक बार आया कि आपका BSNL का सर्विस बंद हो जाएगा, तो शुरू में हमको लगा कि हो सकता है, और उसने पहले मुझको एक ऐप डाउनलोड करने के लिए किया। मैंने डाउनलोड भी कर दिया, लेकिन एप्पल का फ़ोन था, वो तुरंत उसको डिजेबल कर दिया उसने। कि तो ये होता है, मतलब आदमी नहीं समझ पाता है, अभी काम करें तुरंत फ़ोन आया, ऐसा हो रहा है, कुछ बता दिया। प्रिकॉशंस ही, मेरी बेटी मगध मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, उसने भी इसी तरह से कभी एक बार उसने इमीडिएटली अपने अकाउंट का सारा पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट में जमा किया कि डिटेल्स तो हम दे चुके हैं, फिर सब जगह रिपोर्ट भी किया गया,
तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए ज़रूरी ये है कि ये समझिए कि कोई हमसे डिटेल नहीं मांगता है, ना बैंक ना संगठन, कोई अधिकारी या किसी विभाग का आदमी पैसा इस तरह से ऑनलाइन नहीं मांग सकता है अगर जेन्युइन अधिकारी होगा। तो ये सब समझने की ज़रूरत है। गलती हो जाती है, आदमी समझता अरे कहीं फंस जाएंगे, बच जाएंगे। तो हमारे हाईकोर्ट के सुनते हैं, एक सीनियर एडवोकेट है रमाकांत शर्मा, उनको अपने बेटा या दामाद के लिए कहा कि ऐसे ऐसे हो गया ये, उन्होंने भी 60-65 लाख रुपया ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया था। इसलिए ये घटनाएं हो जाती हैं, लोग इमीडिएट पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है। और ये ज़्यादा कारगर हो रहा है सीनियर सिटीजन्स, जो एल्डरली पीपल हैं, वो लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग वो ये इन्होंने भी जो जिनको डिजिटली चीज़ों की नॉलेज नहीं है, जो ओल्ड जनरेशंस के आदमी, हाँ, वो लोग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। अच्छा, ये मामला सर अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, क्या लगता है इस पे सुप्रीम कोर्ट का आगे? सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत तहकीकात करेगा, उसके जड़ तक जाएगा, और एक दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से, उनके कोऑर्डिनेशन से एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेगा कि इस तरह की क्राइम नहीं हो, और हो तो वो तुरंत पकड़ा जाए। देखिए, डिजिटल अरेस्ट का मामला लगातार सुर्खियों में है, बहुत सारे लोग इसके शिकार भी हो रहे हैं, और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्वतः संज्ञान लिया है, और अब जो है वो कैसे इस मामले को कम किया जाए, किस तरीके से साइबर ठगों को पकड़ा जाए, इसको लेकर तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो बनाई जा रही है। हम आपको ये वीडियो इसलिए आपके लिए बना रहे थे ताकि आप भी साइबर ठगी के शिकार ना हो। डिजिटल अरेस्ट की अगर बातें कही जाती है तो सबसे पहले आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ें नहीं होती है। जैसे कि सर ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट कैसे हो सकता है, ना ही तो उस तरीके की कोई व्यवस्था है और ना ही इस तरीके का कोई नियम है, कोई प्रावधान नहीं है। अगर इस तरीके के फ़ोन कॉल्स आपके पास आते हैं और पैसे की ठगी करने का प्रयास किया जाता है तो सबसे पहले इसका कंप्लेन आप जो है वो साइबर थाने में करें, और पहले ऑथेंटिक चीज़ों को देखें। अगर ऑथेंटिक नहीं है तो कोई भी डिटेल आप सार्वजनिक तौर पे जो है वो साझा ना करें, इससे आपके अकाउंट से लाखों की ठगी हो सकती है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, और डिजिटल अरेस्ट को लेकर अगर आपके पास भी फ़ोन कॉल आते हैं या फिर आपको भी कोई कहता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हैं तो ये सरासर गलत है, इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं होती है। और अगर कोई डिजिटल अरेस्ट के मामले में पकड़ा जाता है या फिर साइबर ठगी करते पकड़ा जाता है तो सर ने बताया कि जैसे आजीवन कारावास तक की सजा है। तो ऐसे में लोगों को सावधान सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसी चीजों में उलझे नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट विनोदानंद मिश्रा थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब भी ऐसी चीजें आती है तो इससे बचे। डिजिटली जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके साथ ऐसी ठगी हो रही है। जो अभी के जनरेशन के लोग हैं जिन्हें डिजिटल चीज़ों का ज्ञान अच्छा है वो इस तरीके की चीज़ों में नहीं फंस रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।